प्यारे बच्चों, दुमका जिला प्रशासन द्वारा +2 12th के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का संग्रह करके उन लोग को जीरोक्स कराकर सभी बच्चों को बांटा गया था, जिसमें से मैंने फ़ोटो के द्वारा ये लिया है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इसी को मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। यह आपका सब्जेक्टिव प्रश्न है जो आपका 40 नंबर का पूछेगा। चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और इतिहास के बच्चों तक यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, अभिलेख किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है। तो प्रस्तर पट्टियों या स्तंभों पर खुदाई कराकर राजाओं द्वारा लिखे गए लेख को अभिलेख कहा जाता है। ये अति महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि उन्हें पढ़कर तत्कालीन समाज, भाषा, धर्म, शासन व्यवस्था आदि की जानकारी प्राप्त की जाती है। दूसरा है, भक्ति आंदोलन के 4 प्रसिद्ध संतों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संतों में 4 ये हैं। तमिलनाडु में संपार, पंजाब में रामानुजाचार्य, राजस्थान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तथा कश्मीर में लाल देद। मार्को पोलो कौन था, वह भारत क्यों आया। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और जैक में पूछे हुए हैं पूर्व में। मार्को पोलो इटली का एक यात्री था। वह भारत भ्रमण के लिए यहाँ आया था। उसने चीन की भी यात्रा की। ये जो आपको थोड़ा साफ नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने फ़ोटो खींचा है, इसीलिए ये साफ टाइपिंग नहीं कर पाए हैं। समय बहुत कम है इसलिए टाइपिंग इसको नहीं की है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली 2 महिलाओं के नाम लिखिए। तो 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिलाओं में 2 प्रमुख थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और लखनऊ की बेगम हजरत महल। पाँचवा है, भारत के कौन से 2 प्रांत अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच बांटे गए। तो 1947 में भारत के 2 प्रांतों पंजाब और बंगाल को भारत और पाकिस्तान के बीच बांट दिया गया। छठा है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस उपलक्ष्य में किया था। तो बुलंद दरवाजे का निर्माण सम्राट अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त करने की स्मृति में 1602 ईस्वी में कराया। सातवां है, असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित करना पड़ा। तो गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले थे, लेकिन 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान ही चौरी चौरा नामक जगह पर कुछ भीड़ ने पुलिस थाने पर हमला कर दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इसी से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अब है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, अकबरनामा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो अकबरनामा का महत्व, पहला, अकबरनामा का लेखक अबुल फजल था, जिसने सन 1589 ईस्वी में लिखना शुरू किया और 13 वर्षों में पूरा किया। दूसरा, अकबरनामा का 3 जल्दों में बांटा गया है, जिनमें से प्रथम 2 इतिहास है, तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। इसका तीसरा पॉइंट है, इसका लेखन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाओं के समय के साथ विवरण देने के पारस्परिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया गया है। चौथा है, इसकी भाषा अलंकृत है, इसमें लय और कथन शैली को महत्व दिया गया है। उस भारतीय फारसी शैली को दरबार में संरक्षण मिला। नौवां है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों पर प्रकाश डालें। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। उसके अंत होने के कई कारणों का अनुमान लगाया गया है। हड़प्पा के पतन का मुख्य कारण प्राकृतिक प्रकोप जैसे बाढ़, भूकंप अथवा महामारी होने का माना गया है, परंतु इस सभ्यता के 7 स्तर मिले हैं, जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि इस युग के नगर कई बार उजड़े और बसे हैं। दूसरा, कालांतर में जलवायु परिवर्तन के कारण हड़प्पा के बंजर या ऊसर होने की संभावना व्यक्त की गई है, जिससे यह सभ्यता समाप्त हो गई। तीसरा है, इस बात के भी प्रमाण है कि हड़प्पा सभ्यता पर विदेशी बर्बर जातियों के आक्रमण हुए। ये आक्रमण हड़प्पा के पतन के कारण हो सकते हैं। चौथा है, मोहनजोदाड़ो के खंडहरों में बहुत भारी संख्या में अस्थिपंजर प्राप्त हुए हैं। इन अस्थिपंजरों में कुछ कंकाल स्त्रियों के हैं और कुछ बालक बालिकाओं के हैं। ये कंकाल कुछ बड़े कमरों, सीढ़ियों तथा गलियों में मिले हैं। इनसे किसी बर्बर आक्रमण और सामूहिक हत्या का अनुमान करना अनुचित नहीं लगता। पांचवा, इतिहासकारों ने यह भी व्यक्त किया है कि अंततः यह सभ्यता आर्यों जैसी शूर एवं बलशाली जाति के निरंतर तथा सुनियोजित आक्रमण के कारण विनष्ट हो गई। 10वां क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के कारण बताएं।
तो असहयोग आंदोलन चलाए जाने के कारण, यह आंदोलन महात्मा गांधी ने सन 1921 में चलाया। इस आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेज सरकार के साथ असहयोग करना था। इसके अनेक कारण थे, जिसमें निम्नलिखित 4 कारण प्रमुख थे। पहला, जालियांवाला बाग में निर्दोष लोगों की हत्या करना और पंजाब में अन्यायपूर्ण कार्यों का विरोध करना। दूसरा, सन 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पारित करके देश के प्रांतों में द्वैध शासन लागू करना था तथा भारतीय लोगों की आशाओं को निरस्त करना था। तीसरा है, ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वराज देने का वचन दिया था, परंतु उसको पूरा न होते हुए देखना। फिर है, टर्की साम्राज्य के प्रति ब्रिटिश अन्याय को समाप्त कराना। 11 है, मौलिक अधिकारों के बारे में बताएं। तो संविधान के दूसरे भाग के मूल अधिकारों को मुख्य रूप से 6 वर्गों में बांटा गया है। पहला, समता का अधिकार, जिसमें कानून के सम्मुख विशेषता, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध है और राज्याधीन सेवा के लिए न कोई अपात्रता होगी और न विभेद किया जाएगा। दूसरा, वाक अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संस्था अथवा संघ, संचरण, निवास, संपत्ति के अर्जन, धारण अथवा व्यसन का, उपजीविका इत्यादि का अधिकार होगा, परंतु देश की सुरक्षा, विदेशियों से मित्रता के संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था तथा सदाचार के हितों में इन मूल अधिकारों पर बंधन लगाने का सरकार को अधिकार होगा। तीसरा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिससे प्रत्येक प्रकार का विवश करके लिया गया श्रम, बच्चों के कारखाने में काम और मादक का बेचना, मतलब दारू का बेचना इत्यादि निषेध है। चौथा है, धर्म को अबाध रूप मानने में आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता है। पांचवा, अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति बनाए रखने के लिए अपनी भाषा, लिपि, शिक्षा प्राप्त करने और अपनी इच्छानुसार शिक्षा संस्थान स्थापित करने तथा उनका प्रबंध करने का अधिकार है। छठा है, ऊपर दिए गए मूल अधिकारों को लागू कराने के संवैधानिक उपचारों का भी अधिकार है। इसके अतिरिक्त धारा 31A, B और C के अधीन संपत्ति के अर्जन आदि के लिए कुछ व्याप्तियां निश्चित की गई है। फिर है 12वां, कृष्णदेव राय का व्यापारियों के प्रति क्या दृष्टिकोण था। तो कृष्णदेव राय का व्यापारियों के प्रति दृष्टिकोण बहुत ही प्रशंसनीय था। कृष्णदेव राय ने व्यापारियों के विषय में अमुक्तमाल्यद में लिखा है कि, देखिए थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप लोग सुन के भी लिख सकते हैं। एक राजा को अपने बंदरगाहों को सुधारना चाहिए और वाणिज्य को इस प्रकार प्रोत्साहित करना चाहिए कि घोड़ों, हाथियों, रत्नों, चंदन, मोती तथा अन्य वस्तुओं का खुले तौर पर आयात किया जा सके। उसे प्रबंध करना चाहिए कि उन विदेशी नाविकों जिन्होंने तूफानों, बीमारी या थकान के कारण उनके देश में उतरना पड़ता है की भली भांति देखभाल की जा सके। सुदूर देशों के व्यापारियों जो हाथियों और अच्छे घोड़ों का आयात करते हैं को रोज बैठक में बुलाकर तोहफे देकर तथा उचित मुनाफे की स्वीकृति देकर अपने साथ संबंध करना चाहिए। ऐसा करने पर ये वस्तुएं कभी भी तुम्हारे दुश्मनों तक नहीं पहुंचेगी। 13 है, अल बरूनी द्वारा भारत की जाति प्रथा के विवरण में कुछ प्रत्याख्यात्मक त्रुटियां हैं, टिप्पणी करें। तो अल बरूनी ने भारतीय प्रथाओं को समझने के लिए विभिन्न स्थानों की यात्रा तो की ही थी, साथ ही वेदों, पुराणों, भगवत गीता, पतंजलि की कीर्तियों तथा मनुस्मृति आदि का भी अध्ययन किया। अल बरूनी ने भारतीय जाति व्यवस्था को संस्कृत के धर्म ग्रंथों के आधार पर समझने का प्रयास किया। इन ग्रंथों में ब्राह्मणों के दृष्टिकोण से जाति व्यवस्था को संचालित करने वाले नियमों का प्रतिपादन किया गया था। दूसरा है, उसने विभिन्न समुदायों में प्रतिक्रियाओं के माध्यम से जाति प्रथा को समझने का प्रयास किया। उसने बताया कि पारस में 4 सामाजिक वर्गों की मान्यता थी। ये वर्ग निम्नलिखित थे: घुड़सवार और शासक वर्ग, भिक्षु, अनुष्ठानिक, पुरोहित तथा चिकित्सक, खगोल शास्त्री तथा वैज्ञानिक, कृषक तथा शिल्पकार। इसके माध्यम से वह यह बताना चाहता था कि ये सामाजिक वर्ग केवल भारत तक ही सीमित नहीं थे। तीसरा है, उसने यह भी दर्शाया कि इस्लाम में सभी लोगों को समान माना जाता था और उनमें भिन्नताएं केवल धार्मिकता के पालन में थी। जाति प्रथा के संदर्भ में वह ब्राह्मणवादी व्याख्या मानता था, परंतु उसने अपवित्रता की मान्यता को स्वीकार नहीं किया। उनका मानना था कि प्रत्येक वस्तु जो अपवित्र हो जाती है पवित्र होने का प्रयास करती है और ऐसा होता भी है। फिर है 5वां,
पवित्रता के संबंध में वह उदाहरण देता है। उनके अनुसार सूर्य हवा को स्वच्छ करता है और समुद्र भी नमक पानी को गंदा होने से बचाता है। उसका कहना है कि यदि ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाता। छठा है, उसके अनुसार जाति व्यवस्था से जुड़ी अपवित्रता की धारणा प्रकृति के नियमों के प्रतिकूल है। 14 नंबर है, मुगल काल में शाही महिलाओं की भूमिका का मूल्यांकन करें। तो मुगल काल साम्राज्य में शाही परिवार की स्त्रियों द्वारा निभाई गई भूमिका। पहला, भारतीय उपमहाद्वीप में विशेषकर शासक वर्गों में बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी। इससे मुगल सम्राटों को कुछ सीमा तक लाभ हुआ। मुगल सम्राटों ने राजपूत घरानों में शादियां की, जिससे उन्हें राजपूतों का समर्थन मिला और अपने विशाल साम्राज्य की सुरक्षा की। यद्यपि मुगल राजाओं की विभिन्न पत्नियों का दर्जा अलग अलग था, परंतु सबने एक अच्छी पत्नी की भूमिका निभाई। दूसरा, पत्नियों के अतिरिक्त मुगल परिवार में अनेक महिला तथा पुरुष गुलाम थे। ये छोटे काम से लेकर कौशल, निपुणता तथा बुद्धिमत्ता के अलग अलग कार्यों का संपादन करते थे। तीसरा है, नूरजहां के पश्चात मुगल नारियों और राजकुमारियों ने महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोतों पर नियंत्रण रखना शुरू कर दिया। शाहजहां की पुत्रियां जहां आरा और रोशन आरा को ऊंची शाही मनसबदारों के समान वार्षिक आय प्राप्त होती थी। जहां आरा को सूरत बंदरगाह से राजस्व भी मिलता था। चौथा है, मुगल साम्राज्य की स्त्रियों ने इमारतों और बागों के निर्माण में भी रुचि ली थी। उदाहरण के लिए चांदनी चौक की रूपरेखा जहां आरा द्वारा बनाई गई। अनेक पारिवारिक संघर्षों को सुलझाने में परिवार की बुजुर्ग स्त्रियों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। हुमायूंनामा में इसकी स्पष्ट झलक मिलती है। छठा है, राजनीति के क्षेत्र में भी मुगल महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही। सम्राट अकबर तो काफ़ी दिनों तक मुगल हरम के प्रभाव में था। जहांगीर कार ने नूरजहां की राजनीति में उल्लेखनीय योगदान था। राजतंत्र से जुड़ी महिलाओं के पदानुक्रम में उपपत्नियों का स्थान सबसे निम्न था। इन सभी को नगद मासिक भत्ता उपहार मिला करते थे। अब है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, संथाल विद्रोह के बारे में विस्तार से बताएं। तो पहला कारण है, संथालों द्वारा राजमहल की पहाड़ियों पर 1800 ईस्वी के आसपास आगमन हुआ। ब्रिटिश अधिकारियों ने अपने आर्थिक लाभ के लिए संथालों को दामिन एक कोह में बसने के लिए निमंत्रित किया। यहाँ संथालों के गांव और जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई। वे व्यापारिक फसलों की खेती करते थे। इस क्षेत्र के बड़े इलाकों को दामिन एक कोह के रूप में सीमाबद्ध कर दिया गया। संथाल अपने परिश्रम से तरक्की करते गए, परंतु ब्रिटिश सरकार ने उनकी जमीन पर भारी कर लगा दिया। संथालों की तरक्की के साथ ब्रिटिश आमदनी राजस्व के रूप में भी बढ़ने लगी, किंतु शीघ्र ही संथालों के सामने प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हुई, जिसने विरोध का बीज बो दिया। दूसरा, 1850 ईस्वी के दशक तक संथाल लोग स्वायत्त शासन चाहते थे, परंतु ब्रिटिश सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। फलस्वरूप संथालों ने विद्रोह कर दिया। तीसरा है, 1855 से 56 के संथाल विद्रोह के बाद संथाल परगने का निर्माण कर दिया गया। इस प्रकार उनका क्षेत्र सीमित कर दिया गया। अंग्रेजों को आशा थी कि इससे संथाल संतुष्ट हो जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। वे विद्रोह पर उतारू हो गए। चौथा है, संथालों की बस्तियों पर भीषण आक्रमण किया गया। पांचवा है, संथालों ने जिस जमीन को साफ करके रहने लायक तथा कृषि लायक बनाया था, उस पर ब्रिटिश सरकार ने भारी कर लगा दिया। कर न चुकाने के कारण जमीन उनके हाथ से निकलती जा रही थी, जो विद्रोह का कारण बनी। 1850 ईस्वी के काल में संथालों ने अनुभव किया कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अपना एक शासन होना चाहिए। इस भावना ने विद्रोह करने पर उतारू किया। अगला क्वेश्चन है, अकबर के एक राष्ट्रीय शासक था कैसे? तो अकबर एक राष्ट्रीय शासक था कैसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में आया था। अकबर इतिहास में महान की उपाधि से विभूषित है और इसकी महानता का मुख्य कारण है इनका विराट व्यक्तित्व। साम्राज्य की सुदृढ़ता, साम्राज्य में शांति स्थापना और मानवीय भावनाओं से उत्प्रेरित अकबर ने न सिर्फ मुसलमानों को राहत दिया, बल्कि राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया। साथ ही साथ एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था भी प्रदान किया। धार्मिक सामंजस्य के प्रतीक के रूप में इनका दीन ए इलाही प्रशंसनीय है।
अकबर ने फारसी को राष्ट्रीय भाषा बनाकर हिंदी, संस्कृत, अरबी, तुर्की, यूनानी आदि भाषाओं के प्रमुख ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। मुस्लिम बच्चों के लिए मदरसों तथा हिंदुओं के लिए पाठशालाओं को भी राजकीय सहायता प्रदान कर देश के सांस्कृतिक एकता पैदा करने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने ललित कलाओं, भवन निर्माण कला, चित्रकला तथा संगीत के क्षेत्र में हिंदू तथा मुसलमानों के परंपराओं तथा शैलियों के मिलाप में बड़ा सहयोग दिया। अपने प्रशंसनीय कार्यों के माध्यम से अकबर ने भारतीय संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अकबर द्वारा बनाए गए भिन्न भिन्न कलाओं के नमूने हिंदू मुसलमानों की साझी प्रवृत्ति बन गए और अकबर द्वारा संस्कृत तथा हिंदी साहित्य को प्रोत्साहन देने से सांस्कृतिक एकता के उत्पन्न होने में काफ़ी सहयोग मिला। इन्हीं सब कारणों से अकबर को राष्ट्रीय राजा कहा जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों का वर्णन करें। तो 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण है, पहला राजनीतिक कारण, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा वैगत्य नीति मतलब हड़प नीति अपनाए जाने के कारण भारतीय शासकों ने जबरदस्त असंतोष फैल गया था। इस नीति के द्वारा अवध के नवाब वाजिद अली शाह की गद्दी से उतार दिया गया। अनेक हिंदू राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। नाना साहब की पेंशन जब्त कर ली गई। इस जनता महसूस करने लगी कि इंग्लैंड से शासन किया जा रहा है और देश की धन संपदा लूटी जा रही है। दूसरा है प्रशासनिक एवं आर्थिक कारण। कंपनी शासन द्वारा कई जमींदारों से उनके पद और संसाधन छीन लिए गए थे। बड़ी बड़ी संपदाएं जब्त कर नीलाम कर दी गई थी। भू राजस्व व्यवस्था सर्वाधिक दोषपूर्ण थी, जिससे गरीबी फैल रही थी। किताबों की दशा काफ़ी शोचनीय हो गई थी। हस्तशिल्प उद्योग के विनाश से कारगरों के सामने भूख और अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। मजदूरों का उत्पीड़न व शोषण किया जा रहा था, जिससे उनमें असंतोष बढ़ गया था। प्रशासनिक पदों पर भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार तथा भेदभाव किया जाता था। सैनिक कारण, अंग्रेजी सेना में कार्यरत सैनिकों में व्यापक असंतोष था, क्योंकि भारतीय सैनिक कनिष्ठ अर्थात निम्न पदों पर ही कार्यरत थे। उनके वेतन बहुत कम थे और पदोन्नति की कोई संभावना नहीं थी। समुद्र पार सेवा देने पर उन्हें भत्ते नहीं दिए जाते थे। चौथा है सामाजिक एवं धार्मिक कारण। 1856 में धार्मिक नियोक्ताओं अधिनियम द्वारा हिंदी प्रथाओं में शोषण किया गया। धर्म परिवर्तन करने से पुत्र अपने गैर ईसाई पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने से वंचित नहीं हो सकता था। इस प्रकार ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कई सुविधाएं दी जा रही थी तथा साथ ही हिंदू मुस्लिम दोनों के शास्त्र समस्त विचारों को भी चुनौती दी जा रही थी। इसे सहना किसी भी भारतीय को धार्मिक दृष्टि से असहनीय था। तत्कालीन का कारण, 1857 के आरंभ में सेना में नए रॉयल एनफील्ड राइफल प्रचलित किया गया। इसमें प्रयुक्त होने वाली कारतूस को इस्तेमाल करने से पहले दांत से काटा जाता था। कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी की टोपी लगी रहती थी। यह भारतीय सेना के धार्मिक भावनाओं की क्रूर अवहेलना थी। कारतूस की घटना ने बारूद के ढेर में चिंगारी लगाने का कार्य किया और 1857 का विद्रोह शुरू हो गया। इसी का 8वां क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के कार्यों का संक्षिप्त विवरण दें। तो स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी नेता में सुभाष चंद्र बोस अग्रणी नेता थे। वे ICS की परीक्षा में सफल हुए थे, परंतु देश प्रेम की भावना से प्रेरित होकर अंग्रेजी नौकरी छोड़ दी और देश सेवा के कार्य में कूद पड़े। देशबंधु चित्तरंजन दास के प्रभाव में आकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और एक प्रभावशाली नेता बन गए। बोस ने स्वराज दल का गठन किया और इसके प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी इरविन समझौता और नेहरू रिपोर्ट में सुभाष चंद्र बोस अप्रसन्न थे और इसका विरोध करने के लिए उन्होंने इंडिपेंडेंट लीग बनाई। 1939 ईस्वी में कांग्रेस के त्रिपुरारी अधिवेशन में हुए चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के उम्मीदवार पट्टामी सीतारामैया को 1366 मतों के मुकाबले 1575 वोटों से हराया, परंतु बाद में कांग्रेस के वामपंथी और दक्षिणपंथी गुटों में विभाजन के खतरे को देखते हुए सुभाष चंद्र ने अध्यक्ष पद से ही इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस से अलग होने के बाद 2 जुलाई 1940 को सुभाष को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत कलकत्ता में गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु 17 जनवरी 1941 को यह पुलिस को धोखा देकर भारत से बाहर निकल गए। वह पेशावर होते हुए काबुल गए और वहां से मोरक्को होते हुए 28 मार्च 1941 को बर्लिन पहुंचे। उन्होंने हिटलर के प्रमुख सहयोगी
रेबेट्रोप के साथ वार्ता कर बर्लिन रेडियो से ब्रिटिश विरोधी प्रचार और जर्मनी में भारतीय युद्धबंदियों के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज के गठन का सुझाव रखा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। जर्मनी में भी बोस को नेताजी की उपाधि मिली। नवंबर 1941 में ही सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडिया रेडियो की स्थापना की, जिस पर रोज रात को बोस अपना कार्यक्रम प्रसारित करते थे। नेताजी जर्मन सहयोग से भारत पर रूस के रास्ते आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने जर्मनी में भारतीय सैनिकों के 2 दस्तों का गठन किया। बोस का जापान पहुंचना एवं अस्थायी सरकार की स्थापना। प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने मार्च 1942 में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग्स की स्थापना की। इसका अधिवेशन बैंकॉक में जून 1942 में हुआ, जिसमें दक्षिणी पूर्व एशिया के देशों के लगभग 100 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस भी शामिल हुए। इसी बीच माल्या में अंग्रेजी सेना की हार हुई तथा भारतीय सैन्य अधिकारी कप्तान मोहन सिंह सहित 40,000 भारतीय सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। रास बिहारी के प्रयासों से 1 सितंबर 1942 को सुभाष चंद्र बोस ने इन युद्धबंदियों को एकत्र कर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, जिसके सेनापति कप्तान मोहन सिंह बने। इसी बीच जर्मन सेनाओं का भारत पर हमला असहनीय होता जा रहा था। इसे देखते हुए सुभाष चंद्र बोस ने दक्षिण एशिया जाने का निर्णय लिया। इसी समय 1942 के अंत में ही बोस की मुलाकात एडोल्फ हिटलर से हुई और उन्होंने भी दक्षिण एशिया जाने की सलाह दी और पनडुब्बी की व्यवस्था की। सुभाष चंद्र बोस एक पनडुब्बी द्वारा 13 जून 1943 को टोक्यो पहुंचे। जापान के प्रधानमंत्री तोजो ने सुभाष का स्वागत किया। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस के पूर्व एशिया के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व सुभाष को सौंप दिया। नेताजी ने फौज एवं लिंग का उत्तरदायित्व संभाल लिया। उन्होंने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाने पर फौज लेकर भारत जाने की घोषणा की। उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया। उन्होंने भारतवासियों को कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत को अस्थायी सरकार स्थापित करेगी। अब सुभाष जापान के सहयोग से भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगे। उन्होंने ब्रिटिश और अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। जापान ने अंडमान और निकोबार टापू अस्थायी सरकार को सौंप दिया। बोस ने इनका नाम बदलकर शहीद स्वराज कर दिया। शाहनवाज खां के सेनापति में फौज ने भारत बर्मा सीमा पर मित्र राष्ट्रों की सेना से युद्ध की। मई 1944 की रात्रि में फौज ने क्रॉक्स बाजार के निकट मदोक नामक भारतीय चौकी पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रीय तिरंगा फहराया और राष्ट्रीय गीत गाया। कोहिमा पर तिरंगा फहराया, परंतु इसी बीच 1944 में जापान की स्थिति बिगड़ने लगी। बर्मा से जापान को हटना पड़ा। अंग्रेजों ने जापानियों के साथ आज़ाद हिंद फौज पर भी अत्याचार शुरू कर दिया। अनेक सैनिक मारे गए। सुभाष को रंगून छोड़ना पड़ा। टोक्यो जाते समय मार्ग में ही हवाई जहाज में आग लग जाने की वजह से 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत के रेखा मानचित्र में निम्न स्थानों को दर्शाए जहां पर 1857 का विद्रोह हुआ था। तो बैरकपुर, आरा, मेरठ, लखनऊ, झांसी। इसको आपको ग्राफ में दिखाना है, तो ये है आपका ग्राफ। यहाँ है मेरठ, झांसी, लखनऊ, आरा, बैरकपुर। तो बच्चों, आशा करते हैं ये सब्जेक्टिव वीडियो आप लोग ध्यान से सुने होंगे। तो आप खाली सुनना है, अब लिखने का टाइम नहीं है। सुनिए और उसको मनन कीजिए और पॉइंट को याद रखिए और अच्छे से एग्ज़ाम दे के आइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।